कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें और उनके ऑफिस के सभी स्टाफ को एप्पल से संदेश आया है कि उनका फोन टैप किया जा रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज विपक्षी नेताओं के फोन टैपिंग के आरोप को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केवल एक आदमी को बचाने के लिए ये सारा का सारा खेल हो रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को कंपनी से नोटिस आता है कि स्टेट स्पॉन्सर अटैकर्स आपके फोन को हैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। राहुल ने अपने बयान में उद्योगपति गौतम अडानी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में अडानी नंबर 1 है, दूसरे नंबर पर पीएम मोदी हैं, जबकि तीसरे नंबर पर अमित शाह हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि मेरे ऑफिस में सबको एप्पल का ये संदेश मिला है। ये सारे के सारे किसी न किसी तरीके से अडानी मामले में शामिल हैं। राहुल ने कहा कि मैं देश के युवाओं को बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि देश में क्या हो रहा है। कैमरा पर्सन हरजिंदर के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। एप्पल से हैकिंग का अलर्ट मिलने के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर उनके फ़ोन को हैक करने के प्रयास करने का आरोप लगाया है और इसे लेकर राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि विपक्ष की आदत है हिट एंड रन, यानी आरोप लगाकर भाग जाना। पेगासस मुद्दे पे भी विपक्ष ने ऐसा ही किया था। राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया था कि उनके फ़ोन में भी पेगासस डाला गया है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कमेटी बनाई तो उस कमेटी को उन्होंने अपना फ़ोन देने से इनकार कर दिया। हालांकि इस बीच एप्पल की तरफ से भी सफाई जारी की गई है। एप्पल ने अपना बयान जारी किया है और कहा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग के बारे में स्पेसिफिक जानकारी वो नहीं देते हैं, लिहाजा अगर जानकारी देंगे और किस तरीके से हमने उसको पकड़ा, उसको रोकने का प्रयास किया, तो फिर उसकी काट वो ढूंढ सकते हैं। हालांकि एप्पल ने यह भी कहा कि कई बार इस तरह की जानकारी गलती से भी जाती है, इसलिए स्पेसिफिक तौर पे ये बताया नहीं जा सकता कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग का प्रयास था जिसके बारे में उसने अलर्ट जारी किया था। कैमरामैन अमित राय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज होने के साथ ही जिस तरीके से ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को समन किया है, उसको लेकर के बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में तनातनी साफ दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि तमाम जो एक्शन हो रहे हैं वो बीजेपी के षड्यंत्र के तहत हो रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने ये कहा कि जो ईमानदारी का चोला पहने हुए थे उनका चेहरा अब सामने आ गया है। ऐसे में लगातार जो है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को कटघरे में लाकर खड़ा कर रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जेल में बिना आधार के डाला जा रहा है वो कहीं ना कहीं जनता देख रही है और यही डर बीजेपी के अंदर है जिसकी वजह से इस तरीके का एक्शन लिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ईडी समन करके पूछताछ नहीं करने जा रही है, बल्कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस दिन गिरफ्तारी भी हो जाए और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका को लेकर के आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं कई सवाल बीजेपी के खिलाफ उठाए हैं। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए भेजे गए समन पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी के तरफ से लगाए गए आरोपों का तमाम जवाब दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आम आदमी पार्टी अगर बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि उनकी पार्टी के अस्तित्व को बीजेपी खत्म करना चाहती है तो वो देश और दिल्ली की जनता के सामने झूठ बोल रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मुखिया के तौर पर अरविंद केजरीवाल काम कर रहे थे, जिस ईमानदारी और चाल चलन के बूते वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे थे, आज उन्हीं की पार्टी, उनके तमाम बड़े नेता आज भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद हैं और बिचौलियों से ली गई पैसे का इस्तेमाल गोवा और पंजाब के विधानसभा चुनाव में आखिर किस आधार पर किया गया। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली। अक्षय छाबड़ा के ड्रग्स तस्करी के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह के घर पर आज सुबह ईडी ने छापेमारी की है। दरअसल आज सुबह 7:30 बजे के आसपास ईडी की जो टीम है वो
कुलवंत सिंह के जो मोहाली स्थित घर है उस घर पर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह सहित कई हवाला कारोबारी हैं जिनके घर पर अलग अलग लोकेशन पर ईडी की आज सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रही है। एजेंसी द्वारा मोहाली, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर सहित राजस्थान के गंगानगर इलाके में भी ये सर्च ऑपरेशन की जो कार्रवाई है वो चल रही है। जाँच के दौरान दरअसल ये सामने आया था कि अक्षय छाबड़ा जो है वो इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से अर्जित लुधियाना में एक शराब के ठेकों में भी उन्होंने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया था और इसी इन्वेस्टमेंट के दौरान ये भी सामने निकल के आया है कि इसमें कुलवंत सिंह जो है उन्होंने भी इसी कंपनी में कुछ अपना निवेश किया था, जिसके बाद ईडी ने जो है वो अपना शिकंजा जो है कुलवंत पर कसा है। मोहाली से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। सचिन पायलट ने टोंक से एक बार फिर से अपना नामांकन पर्चा जमा करा दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सचिन पायलट जब टोंक से अपना पर्चा जमा कराने जा रहे थे तो किस तरह का माहौल नजर आया। सचिन पायलट अपने समर्थक सभी विधायकों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। न केवल सचिन पायलट समर्थक विधायक है बल्कि रघु शर्मा, प्रशांत बेरवा जैसे ऐसे विधायक भी शामिल हैं जो कि गुजर बाहुल्य इलाके से चुनाव लड़ते हैं। अच्छी तरह से जानते हैं सचिन पायलट का राजनीतिक कद गुजर समाज के लोगों में कितना है और यही कारण है कि यहाँ पर लगातार ये लोग सचिन पायलट के साथ खड़े हैं और सचिन पायलट इस तरह से लोगों के बीच में अभिवादन करते हुए जनता के बीच से अपने टोंक के इलाके से जा रहे हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट को यहाँ से 55,000 वोटों से जीत हासिल हुई थी और इस बार सचिन पायलट के समर्थकों का दावा है कि जीत का यह आंकड़ा और भी काफी बढ़ जाएगा। फिलहाल सचिन पायलट के आने से टोंक की सीट एक बार फिर से हॉट सीट बन गई है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल के अनशन का आज का 7वां दिन है। आज सुबह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मनोज जरांगे पाटिल को कॉल किया और उनकी तबीयत का हाल पूछा। साथ ही में कहा कि मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए हमारी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सीएम ने यह भी कहा कि जिनके कुणबी होने के प्रमाण पत्र मिले हैं, सबूत मिले हैं, उन्हें कुणबी का सर्टिफिकेट वहां पर दिया जाएगा। लेकिन मनोज जरांगे ने कहा कि सिर्फ जिनके सबूत मिले हैं वही नहीं, पूरे मराठा समाज को कुणबी का प्रमाण पत्र चाहिए, तभी उनका अनशन वहां पर खत्म होगा। इसके बाद कोल्हापुर के वंशज छत्रपति शिवाजी महाराज के छत्रपति शाहू यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात की और उन्होंने मनोज जरांगे को पानी पिलाया। मनोज जरांगे ने कहा कि अगले 2 दिन तक वो पानी लेंगे, इसके तब तक अगर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो उनका आंदोलन यूं ही और कड़ा तरीके से जारी रहेगा। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, जालना। मराठा आरक्षण आंदोलन आक्रामक होने के बाद सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने देर शाम गवर्नर से मुलाकात की और जो राज्य के हालात हैं उसके बारे में जानकारी दी। आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि शिंदे कमेटी को जिन मराठाओं के बारे में जो कुणबी सर्टिफिकेट देना है उनका सबूत मिल चुका है, उनको कुणबी सर्टिफिकेट किस तरह से जल्द दिया जाए, इस पर कैबिनेट में चर्चा हुई। यही कारण है कि सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि किस तरह से जो आंदोलन है इसकी धार कुंद की जाए। हालांकि जो मराठा समाज है वो 2 फेज में आरक्षण लेने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, वो मानने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि सभी को एक साथ आरक्षण देना चाहिए, लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अगर सभी को एक साथ कुणबी सर्टिफिकेट दिया जाता है यानी ओबीसी में आरक्षण दिया जाता है तो ओबीसी समाज नाराज होगा। यही कारण है कि सरकार इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। मराठा आरक्षण को लेकर चल रही सियासत के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में हड़कंप मच गया है। शिवसेना के एक और सांसद ने इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में हिंगोली से सांसद हेमंत पाटिल ने इस्तीफा दिया था और अब नासिक से जो शिवसेना के सांसद हैं हेमंत गोडसे ने भी अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया है। हेमंत गोडसे ने मराठा समाज के प्रति अपना समर्थन दिखाते हुए यह इस्तीफा जो है वो दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण जो है लगातार उग्र होते जा रहा है। सोमवार के दिन कई जगहों पर
उग्र प्रदर्शन जो है वो देखने को मिले। खास तौर पर इसका असर महाराष्ट्र के बीड जिले में देखने को मिल रहा है। सरकार लगातार कोशिश में जुटी हुई है कि किसी भी तरह आरक्षण का मुद्दा जो है हल किया जाए। इसी सिलसिले में महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार के दिन सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई है, जिसमें सभी पार्टी के नेताओं को शामिल होने के लिए कहा गया है। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। बीड जिले में 2 मौजूदा विधायक और एक पूर्व मंत्री के घर पर आग लगा दी गई और उनकी गाड़ियां भी जलाई गई। इसके बाद एनसीपी शरद पवार गुट का बीड जिले का दफ्तर भी जलाया गया। इसके बाद जिले में स्थिति काफी खराब हो गई थी, लेकिन मनोज जरांगे पाटिल ने सभी मराठा समाज से आह्वान किया कि कोई भी व्यक्ति आगे जाकर आगजनी ना करे, नहीं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपनी अलग भूमिका वहां पर रखेंगे। इसके बाद वहां पर शांतता नजर आ रही है, लेकिन बीड और धाराशिव जिले में वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है और बीड जिले की इंटरनेट सेवा बंद रखी गई है। मनोज जरांगे पाटिल के आह्वान के बाद आज मराठवाड़ा के कई इलाकों में शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर मराठा आरक्षण को लेकर प्रोटेस्ट किया गया। कैमरामैन दिलीप अवेर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, जालना। गुजरात दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में एक पेड़ की सलामी ली और सरदार पटेल को पुष्पांजलि भी अर्पित की। गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने पार्टियों का नाम लिए बिना ही उन पर निशाना साधा और कहा कि पहले राष्ट्र की एकता को खंडित करने के लिए वोटों का तुष्टीकरण किया और अब वोट और अपने स्वार्थ की खातिर इंडिया नाम रख लिया। गुजरात दौरे के तीसरे दिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में पीएम ने सरदार पटेल की जन्म जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर पीएम ने कई मुद्दों पर विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि हम विकास भी कर रहे हैं और अपनी विरासत का संरक्षण भी। गुलामी के दौर में बनाए गए गैर जरूरी कानूनों को भी हटाया जा रहा है और आईपीसी की जगह भी भारतीय न्याय संहिता लाई जा रही है। हर साल की तरह पीएम से इस साल भी आरंभ के तहत 2023 के नए आईएएस अफसरों को भी संबोधित किया और उसके बाद प्रधानमंत्री वडोदरा होते हुए दिल्ली के लिए रवाना हो गए। कैमरामैन सुभाष साथ सिंह केवड़िया, न्यूज़ 24। मेरी माटी मेरा देश इस अभियान के अंतर्गत आज प्रधानमंत्री मोदी कर्तव्य पथ पर पहुंचेंगे और अमृत वाटिका साथ ही साथ अमृत स्मारक का भी उद्घाटन करेंगे। यहाँ आपको बताएं कि आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर देश भर में शुरू हुए अमृत महोत्सव समारोह के अंतिम कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अभियान के जरिए अमृत कलशों में मिट्टी लेकर कर्तव्य पथ पर पहुंचे लोगों ने अपने पारंपरिक तरीके से देश की माटी और आजादी में योगदान देने वाले वीर शहीदों को नमन किया। इस अभियान के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर्तव्य पथ पर रखे गए इस भारत कलश को नमन करेंगे। साथ ही इस मिट्टी से निर्मित अमृत वाटिका का उद्घाटन भी करेंगे। माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी वहां पे युवाओं को संदेश देंगे अनेकता में एकता का। साथ ही साथ बहुत से अनसंग हीरोज ऐसे हैं जिनकी प्रेरक कथाएं लोगों तक नहीं पहुंची हैं और वही प्रेरक कथाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी मिट्टी से ये सरकार लगातार कार्यक्रम कर रही है और इसी कार्यक्रम के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे कर्तव्य पथ पर पहुंचेंगे। कैमरामैन नितिन के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल के राशन घोटाले की तार अब बॉलीवुड और टॉलीवुड से जुड़ते जा रहा है। बरकुर रहमान व्यापारी जिस तरह से कारोबारी जो थे, उनके पास 100 करोड़ से ज्यादा ईडी ने दस्तावेज बरामद किए हैं और कई ऐसे अहम सुराग मिले हैं जो अपना बरकुर रहमान पैसा टॉलीवुड में लगाए थे। उन्होंने एक बंगला फिल्म बनाया था जिसमें पार्थो चट्टोपाध्याय की महिला मित्र अर्पिता मुखर्जी ने भी काम किया था। राखी सावंत को उस फिल्म में रखा गया था। पश्चिम बंगाल में जो बंगला फिल्म बनी थी, उस बंगला फिल्म में भी पैसा लगाया गया था। अब ईडी के रडार पर ऐसे कई जो कलाकार हैं उनके जो ईडी पूछताछ कर सकती है और वहीं पे अर्पिता मुखर्जी पहले से ही शिक्षा जगत के घोटाले में आरोप में जेल में है। अब सीधा कह सकते हैं कि राखी सावंत पे ईडी की निगाहें हैं और राखी सावंत को भी ईडी कभी भी बुलाकर पूछताछ कर सकते। और अब सभी नेता और ऐसे टॉलीवुड बॉलीवुड के कलाकार दहशत में है कि कब ईडी के रडार पे आ सकते हैं, यह कह पाना बड़ा मुश्किल है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता।
पंजाब के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस कल पंजाब के लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में होने जा रही है और इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब की सभी बड़ी पार्टी जैसे शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और बीजेपी के प्रधान या अध्यक्षों को न्योता भेजा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बहस के लिए 19 मुद्दों का एजेंडा जो है वो तैयार किया है। सीएम SYL के मुद्दे पर खुली बहस के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि 1 नवंबर पंजाब का दिन है, उस दिन पंजाब के सभी मुद्दों पर गहराई से और विस्तार से महाबहस होगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं इस बहस में शामिल होगी, क्योंकि लगातार इन पार्टियों की तरफ से कई सारे ऑब्जेक्शंस लगाए जा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं वो किसी न किसी तरीके से इस बहस से भागना चाहती हैं और यही वजह है कि वो तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। पंजाब में इस समय राजनीतिक माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है और सारे पंजाब की नजरें महा डिबेट के लुधियाना की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ऊपर लगी हुई है और यही कारण है कि हर एक राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री ने सारे राजनीतिक दलों को न्योता दिया हुआ है कि उनके साथ पंजाब के मुद्दों, खासतौर पर SYL, कानून व्यवस्था और ड्रग्स के मुद्दों के ऊपर आकर बात करें। और इसी के चलते ही पंजाब की अपोजिशन पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के साथ ही पूरी तरह अपने वर्करों से फीडबैक भी लेने लगी हुई है और यही कारण है कि श्रोमणी अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने इस महा डिबेट के ऊपर सवाल उठाए। तो और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी इस डिबेट के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। अब देखना होगा कि मात्र कुछ घंटों के बाद जब महा डिबेट होगी तो अपोजिशन पार्टियां इस डिबेट में हिस्सा लेती हैं या नहीं। विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस पार्टी की तरफ से यूपी की राजधानी लखनऊ में आज पिछड़े वर्ग का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें समूचे उत्तर प्रदेश से पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से आयोजित किए गए इस सम्मेलन में हर जिले से पिछड़े वर्ग के 100 से 150 प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। सम्मेलन में जातिगत जनगणना और आरक्षण बचाओ जैसे अभियान को धार दिए जाने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। कांग्रेस का दावा है कि सम्मेलन से जातिगत जनगणना कराओ, आरक्षण बढ़ाओ की मुहिम को और गति मिलेगी। सम्मेलन में ये समझाया जाएगा कि कैसे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के अभियान जितनी आबादी उतना हक को मजबूती देने के लिए पार्टी गांव-गांव तक जातिगत जनगणना का मुद्दा पहुंचा रही है। खासतौर पर इस कार्यक्रम में यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत तमाम सारे कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। दरअसल कांग्रेस पार्टी इस मुहिम को आगे बढ़ाकर चुनाव से पहले खासतौर पर पिछड़े वर्ग के बीच अपनी पैठ को और मजबूत करना चाहती है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लद्दाख के लेह इलाके में 2 दिनों के दौरे पर पहुंच रही है और कई सारे कार्यक्रम राष्ट्रपति के यहाँ 2 दिन में रहेंगे। सबसे मुख्य जो है राष्ट्रपति सियाचिन पर जाकर सैनिकों से मुलाकात करने वाली है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा राष्ट्रपति का रहेगा। सियाचिन जो दुनिया का सबसे ऊंचा रन क्षेत्र है, वहां पर प्रेसिडेंट जाकर सैनिकों को देखेगी कि वो वहां पर किस कठिन परिस्थिति में अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। साथ ही साथ उनका मनोबल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, जो वहां पर कठिन परिस्थितियों में अपनी सेवाएं देश के लिए दे रहे हैं सैनिक अफसर। इसके अलावा राष्ट्रपति जो यूनियन टेरिटरी डे लेह में आज मनाया जा रहा है उसमें भी शिरकत करेंगी। इसके अलावा कई सारे डेलीगेशन से मुलाकात है, काफी सारे और कार्यक्रम है। कैमरामैन रशीद के साथ आशुतोष नगर, न्यूज़ 24। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत व उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी के साथ देखी फिल्म तेजस। लोक भवन में मौजूद रही पूरी कैबिनेट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन में अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ फिल्म तेजस देखी। इस फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग लोक भवन के सभागार में की गई। फिल्म में अभिनेत्री कंगना रनौत ने वायुसेना के पायलट की भूमिका निभाई है। ये फिल्म राष्ट्रवाद से प्रेरित है। योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले बीते मई में लोक भवन में हिंदी फिल्म द केरल स्टोरी भी मंत्रियों के साथ देखी थी। माना जा रहा है कि फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद उत्तर प्रदेश सरकार फिल्म तेजस को टैक्स फ्री कर सकती है यूपी में। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। मध्यस्थ न्यायाधिकरण सर्वसम्मति के द्वारा टाटा के पक्ष में फैसला आया है।
फैसला पश्चिम बंगाल के सिंगूर का है। टाटा नैनो प्रोजेक्ट को लेकर टाटा ने जिस तरह से वहां पे इन्वेस्टमेंट किया था और टाटा को काफी नुकसान हुआ था, तो वही मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने साफ तौर पे पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को कहा है कि टाटा को बकौर यहाँ पे ब्याज के साथ में 11% के हिसाब से ब्याज लगाकर 766 करोड़ रुपए राज्य सरकार को टाटा को देने होंगे। लेकिन जिस तरह से राज्य सरकार अब यहाँ पे अपनी पूरी तरह से रणनीति बना रही है और उच्चली अदालत में चुनौती करने के लिए टाटा को किस तरह से जाया जाए, इसकी पूरी तरह से राज्य सरकार प्लान कर रही है। अब ये देखना है कि उच्चली अदालत में क्या राज्य सरकार जाती है, क्या वाकई टाटा को राज्य सरकार को 766 करोड़ रुपए बकौर यहाँ पे ब्याज के तौर पे देने पड़ेंगे। तो अब देखना है ये है कि टाटा और एक बार फिर से राज्य सरकार पश्चिम बंगाल के बीच में टकराव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। दीपावली और छठ में जो लोग अपने घर यानी बिहार आना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया है कि वंदे भारत और राजधानी ट्रेन को स्पेशल के रूप में पटना से दिल्ली और दिल्ली से पटना के लिए चलाया जाएगा। त्योहारों के समय यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पटना और नई दिल्ली के बीच 2 प्रीमियम ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 11, 14, 16 नवंबर को नई दिल्ली से पटना के लिए वंदे भारत स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जबकि 12, 15 और 17 नवंबर को पटना से ये विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। इधर पटना नई दिल्ली के बीच राजधानी फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन का भी परिचालन किया जाएगा। ये ट्रेन दिल्ली से 10, 13, 15 और 17 नवंबर को खुलेगी, जबकि 11, 14, 16 और 18 नवंबर को पटना से रवाना होगी। कैमरामैन इसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। इस वर्ष 17 नवंबर से छठ महापर्व की शुरुआत होगी और इसको लेकर अभी से ही गंगा घाटों की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस वक्त देखिए पटना के गंगा घाट पर हैं और पटना के गंगा घाटों पर अभी से ही अधिकारियों की टोली वो अलग अलग घाटों का निरीक्षण कर रही है। आज पटना के कमिश्नर, डीएम, पटना म्यूनसिपैलिटी के कमिश्नर और अपर कमिश्नर ने ये तमाम लोगों ने गंगा से के दीघा से लेकर दीदारगंज तक के घाटों का निरीक्षण किया है और बताया कि करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से पटना के 177 ऐसे घाट हैं जिनका निर्माण कराया जा रहा है और जहां पे छठ व्रती व्रत दे सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जल्द ही इन घाटों का निरीक्षण करने के लिए निकलने वाले हैं। हालांकि इससे पहले ही बैठक में उन्होंने तमाम लोगों को निर्देश दे दिए हैं और बताया जा रहा है कि इससे पहले जो तमाम अधिकारी हैं जो निर्देश दिए गए हैं, एक ब्लूप्रिंट बना करके इन घाटों का निर्माण कराया जाएगा, क्योंकि इस बार गंगा पटना से दूर है और पानी कम होने की वजह से कई घाट इसमें इस बार सुरक्षित माने जा रहे हैं। खतरनाक घाटों की संख्या इस बार काफ़ी कम होगी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। कानपुर में एक कारोबारी के बेटे की हत्या से हड़कंप मच गया। मरने वाला कुशाग्र 10वीं का छात्र था। देर शाम वो अपनी स्कूटी से कोचिंग पढ़ने निकला था, लेकिन जब वापस नहीं लौटा तो घर वाले उसे ढूंढने निकले। इस बीच उसकी लाश बरामद हुई। मृतक छात्र के परिजन अपने बच्चे की तलाश कर ही रहे थे कि इस बीच एक अजनबी शख्स कारोबारी के घर पर 30 लाख रुपए फिरौती का पर्चा फेंक कर फरार हो गया। डरे सहमे कारोबारी के घरवालों ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए। किडनैपिंग की आशंका के चलते पुलिस फोर्स को एक्टिव कर दिया गया। खुद ज्वाइंट कमिश्नर भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने लगे, मगर सुबह कुशाग्र की लाश बरामद हुई। अब इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कारोबारी के 16 वर्षीय बेटे की लाश उसकी ट्यूशन टीचर रचिता के फजलगंज थाना क्षेत्र स्थित उसके घर के स्टोर रूम से बरामद हुई। कुशाग्र की गला घोंटकर हत्या करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि रचिता का बॉयफ्रेंड प्रभात बताया जा रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24।